वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री के कंप्लीट बुक में से सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। सिंगल वीडियो में आपको सभी चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे, यानी कि वन शॉट वीडियो है जो कि आपके जो 2024 के एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, इसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इन क्वेश्चंस को आप याद करके जाना। चैप्टर की वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप चैप्टर की वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, सभी चैप्टर कराए हुए हैं, उसके बाद आप ये एमसीक्यू कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं, उसकी भी वीडियो आप जरूर देख के जाएँ। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं, इन सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ दे देंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन में है अंग्रेजी, यूनानी, फ्रेंच, फारसी। तो ये यूनानी भाषा से संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो वो दो शब्द कौन से हैं। ऑप्शन है मेसोस पोटामा, मेसोस परात, मेसोस पोटेमोस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेसोस और पोटेमोस। इन दो वर्ड से, यूनानी शब्दों से मिलकर मेसोपोटामिया बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ क्षेत्र है। आपको पता होगा, चैप्टर में बताया था कि दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था, इसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। ठीक है, तो वो कौन सी दो नदियाँ थी। दजला और नील, फरात और नील, दजला और फरात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दजला नदी और फरात नदी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में डैश गणराज्य का हिस्सा है। आज के समय में मेसोपोटामिया का क्षेत्र कौन से देश में आता है। तो ये इराक में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध थी, किस लिए फेमस थी। देखिए, शहरी सभ्यता, शहरी जीवन, ये तो ठीक है। समृद्ध साहित्य, ये भी ठीक है। गणित और खगोल विद्या, ये भी ठीक है। यानी कि इसके सारे ही सही हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत डैश दशक में हुई थी। तो 1840 इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख मिलता है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। देखो, तीन ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें तीनों ही आपके सही हैं। ठीक है, तो सेवंथ का जो हो जाएगा, तीनों सही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ध्यान से देखो एक बार। ईरान, इराक, सऊदी अरब और उपरोक्त सभी। तो इराक हो जाएगा। कांसा, तांबा और डैश से मिलकर बनता है। देखिए, कांसा जो है, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, ये एक मिश्र धातु है, यानी ये दो धातुओं से मिलकर बनती है। एक तो है तांबा, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, टिन, यानी तांबा और टिन से मिलकर बनती है। ठीक है, जिसको हम रांगा भी कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपको टिन ना मिले, मान लीजिए ऑप्शन में टिन काट दें, आपको केवल रांगा दे दे, तो रांगा भी इंपॉर्टेंट है। रांगा याद रखना, रांगा टिन को ही कहते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था, यानी किस चीज़ की कमी थी मेसोपोटामिया में। तो ऑप्शन ध्यान से देखो, खाद्य संसाधन थे इनके पास, जल संसाधन भी था इनके पास, लेकिन इनके पास खनिज संसाधन नहीं थे, जो बाहर से मंगाते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगाते थे। देखिए, ये लोग क्या करते थे, बाहर से व्यापार करते थे, बाहर से चीज़ों को खरीदा करते थे। तो तुर्की से भी लेते थे ये चीज़, ईरान से भी लिया करते थे, खाड़ी पार के जो देश है उनसे भी ये व्यापार करते थे। ठीक है, तो आंसर में अपना क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब क्वेश्चन है अगला 12वां। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वो लगभग डैश की हैं। तो ये 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, 3200, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लोग डैश पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे। तो ये मिट्टी की पट्टिका होती थी। ठीक है, उस पर गीली मिट्टी की पट्टिका बना के उस पर जो नुकीली चीज़ें ये लिखा करते थे, बाद में सूख जाती थी तो वो हार्ड हो जाती थी, बन जाती थी। ठीक है, इसको पट्टिका कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है। सबसे पुरानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो है वो है सुमेरियन, लेकिन बाद में क्या करा था इन्होंने, सुमेरियन की जगह अक्कदी भाषा को अपनाया गया था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा ने सुमेरियन का स्थान ले लिया था। तो सुमेरियन पहले होती थी, लेकिन बाद में अक्कदी भाषा ने इसका स्थान ले लिया था। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्कदी।
निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, ठीक है ये। उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था, बिल्कुल ठीक है। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, ये भी ठीक है। लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, देखिए ये गलत है। हमको ये बोला है ना कि कौन सा गलत है, यही पहचानना था, तो डी ऑप्शन गलत है। लेखन कार्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं मानते थे, तो यानी कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो ये चंद्रदेव के लिए किया जाता था। उरुक क्या था? उरुक मेसोपोटामियाई शहर होगा, ठीक है। प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था? इन्नाना को। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर मारी नगर जो था वो डैश के रूप में खूब फला फूला। किस रूप में? तो ये एक शाही राजधानी के रूप में। और मारी के राजा किस समुदाय के थे? मारी के राजा जो थे ये एमोराइट समुदाय से रिलेटेड है। साइप्रस द्वीप अलासिया जो है वो किसके व्यापार के लिए फेमस था? देखिए, ये अलासिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ये तांबा और टिन वगैरह का यहाँ पे खूब व्यापार होता था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? तो गणित भी मिली और परंपरा, इनकी जो काल गणना वाली परंपरा है ये भी है, तो दोनों ही सही है, यानी ए और बी दोनों सही हो पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किसने कराया था? तो ये है नेबोपोलासर। और लास्ट क्वेश्चन है कि परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या है? तो परिवहन का सबसे सरल तरीका देखें अगर प्राचीन समय में तो भी जल मार्ग था, और आज के समय में भी देखें तो जल मार्ग है, ठीक है। तो सरल का मतलब यहाँ पे सरल भी है, ठीक है, यहाँ पे सस्ता भी है इसका मतलब, यानी सबसे सस्ता साधन, तो ये भी हो सकता है, तो इसमें भी जल मार्ग ही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर में से कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत डैश क्षेत्र आता है। देखिए, इसमें यूरोप का क्षेत्र भी आता है, इसमें पश्चिमी एशिया का क्षेत्र भी आता है, और उत्तरी अफ्रीका का भी क्षेत्र, क्योंकि आपको ये चैप्टर पता है ना, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो तीनों महाद्वीप आ जाएंगे, यूरोप भी आ जाएगा, एशिया भी आ जाएगा और अफ्रीका भी आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपाइरस जो है ये क्या है? ये एक पौधा है। पेपाइरस क्या है? पौधा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? देखिए, पांडुलिपि जो होती है ऐसी पुस्तकें होती है जो हाथ से लिखी जाती थी, जिस समय में छपाई नहीं थी, यानी छपाई तकनीक के बारे में लोग नहीं जानते थे, उस समय में पुस्तक कैसे बनाई जाती थी? हाथ से ही लिखी जाती थी, तो उसको पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। रोम का किन लोगों के साथ मतलब कंपटीशन था? तो रोम और ईरान हो जाएगा, ठीक है, ईरान आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहता था। निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये। तो ऑप्शन ध्यान से देखो, लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है इसको रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। प्रथम सम्राट जो थे ऑगस्टस, इन्होंने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, सीनेट ऑप्शन में है, प्रिंसिपेट है, टीसी फोन है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें डैश वर्ग के को शामिल किया जाता था। सीनेट में किसे शामिल किया जाता था? तो इसमें कुलीन भी शामिल थे, इसमें अभिजात भी लोग होते थे, इसमें जमींदार भी होते थे, यानी कुलीन यानी कि जो अमीर लोग थे वो भी थे, अभिजात जो ताकतवर लोग थे वो भी थे, और जमींदार जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी ये भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी। दिनारियस, दिनारियस जो है वो क्या था? ठीक है, ऑप्शन देखो, सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था, या इनमें से कोई नहीं। ये तो आपको क्लियर है कि ये सिक्का था, अब किस धातु का सिक्का था ये आपको पता करना है, तो ये चांदी का सिक्का होता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? तो आंसर एक बार ध्यान से देखो, ऑगस्टस है, टिबेरियस है, और गैलिनस है, और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलिनस ने। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो देखिए, इसमें सम्राट भी हो जाएगा, अभिजात वर्ग भी हो जाएगा, और सेना भी, तीनों ही थे, तो अपना आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। ईरान में ससानी वंश जो आक्रामक वंश था ये कब उभर कर सामने आया था? तो ये 225 ईस्वी में सामने आया था। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता डैश थी? क्या इसकी आधुनिक विशेषता थी? एकल परिवार, यानी कि यहाँ पे जो परिवार थे वो एकल हो गए थे, न्यूक्लियर परिवार हो गए थे। एकल परिवार कौन से होते हैं? ऐसे परिवार जिसमें पति होता है, ठीक है, पत्नी होती है, और इनके बच्चे होते हैं। ऐसी फैमिली जिसमें ये रहते हैं ये होती है हमारी एकल परिवार, जिसमें दादा दादी भी साथ में रहते हैं और अन्य चाचा वाचा ये सब साथ में रहते हैं, वो हो जाती है हमारी संयुक्त परिवार, ठीक है।
नेक्स्ट है कि एम्फोरा शब्द जो है वो उसका संबंध जो है वो किससे है। तो एम्फोरा शब्द जो है ये मटके और कंटेनर से रिलेटेड है। रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर लगभग डैश से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। कितने? ऑप्शन देखिए, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़। उसका सही आंसर हो जाएगा 5 करोड़। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? सिकंदर जो थे वो यूनान के किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन में है बेबीलोन, एथेंस, मकदूनिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये मकदूनिया के हो जाएंगे। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म जो था ये बन गया था। ये कौन सी शताब्दी में? तो चौथी शताब्दी में। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटिन ने। रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन जो शो होता था ये वर्ष में कितने दिन होता था? ठीक है, ये कम से कम आप ये मान के चलिए 176 दिन होता था कम से कम। और रोमन साम्राज्य का जो चांदी का सिक्का होता था इसका वजन कितना था? ये 4.5 ग्राम का था, 4.5। स्पेन डैश के व्यापार के लिए फेमस था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेन जो था वो जैतून के तेल के लिए फेमस था। वाद शब्द जो है ये किस भाषा के फ्यूड शब्द से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा या रोमन। तो देखिए ये जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना बी यहाँ पे करेक्ट है। फ्यूड का अर्थ क्या होता है? तो फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, यानी कि ए ऑप्शन अपना जो है सही हो जाएगा। जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देके फ्रांस बना दिया था? तो देखिए ये जो फ्रैंक जनजाति है ना, इसने क्या किया था? पहले गॉल नाम होता था। ठीक है, तो गॉल को ये जो फ्रैंक जनजाति थी इसने अपना नाम दिया, इसके बाद ये फ्रांस बन गया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन। नारमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था? तो ये बात है 11वीं शताब्दी की। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? देखिए पादरी जो थे समाज में उन्होंने अपने आप को प्रथम वर्ग में यानी सबसे उच्च वर्ग में रखा हुआ था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिजात वर्ग से रिलेटेड नहीं है? अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पे नियंत्रण था? बिल्कुल था। वो अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकते थे? यस, बढ़ा सकते थे। ठीक है, कौन सा उससे संबंधित कथन है ये आपको बताना है। वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे। अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे? यस, कर सकते थे। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मेनर जो शब्द है, मेनर जो वर्ड है वो डैश से संबंधित है, तो ये घर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, घर। नाइट जो थे वो कौन थे? ऑप्शन में है राजा, सैनिक, व्यापारी। देखिए ना तो ये सैनिक ना तो ये व्यापारी थे ना ही ये राजा थे, ये थे सैनिक, यानी कि ये योद्धा वर्ग था। ठीक है, योद्धा वर्ग था। तो बी ऑप्शन अपना क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए फीफ जो है एक भूमि का टुकड़ा है या भूमि का भाग है। फीफ को उत्तराधिकार में भी पाया जा सकता है, ये 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। या फीफ एक विशाल सेना थी। देखिए फीफ जो है ये जमीन है, यानी ये जमीन का भाग था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जमीन था, जमीन का भाग था, भूमि था, जो भी आपके क्वेश्चन में आए, कैसी भी लैंग्वेज में आए, बस आपको ये समझना है कि ये जमीन है, तो आपको वो टिक करना है सही। फिर इसके बाद क्या है? फीफ जो होती है यानी जो जमीन का टुकड़ा जो था उसको उत्तराधिकार में पाया जा सकता था? बिल्कुल, ठीक है, उत्तराधिकार में इसको पाया जा सकता था। इसकी जो अगर हम इसको नाप देखें तो ये 1000 से 2000 एकड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन ये विशाल सेना नहीं थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, यही पहचानना था। पश्चिम चर्च के अध्यक्ष पॉप थे जो कि डैश में रहते थे। पॉप जो है वो कहाँ पे रहते थे? रोम में रहते थे। ठीक है, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार होता था। वो क्या कहलाता था? इसको टीथ कहते हैं। ठीक है, टीथ यानी कि ये जो हिस्सा है ये एक तरह से टैक्स है। ठीक है, ये एक तरह से टैक्स था। आबेस हिलगॉर्ड कौन था? ये एक संगीतज्ञ था, ये फेमस संगीतज्ञ है। नेक्स्ट है कि भिक्षु का एक ऐसा समूह जिनने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का फैसला किया हो, इनको क्या कहा जाता है? तो ये फ्रायर थे। ठीक है, फ्रायर कहा जाता था इनको। अभी देखो मेनर हम जान चुके हैं, टीथ भी हमने पढ़ लिया है, तो ऑप्शन में हमारे पास बच ही रहा है फ्रायर, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेनेडिक्टिन जो है वो क्या है?
तो ये क्या होते थे, ये मठों में भिक्षुओं के लिए ना एक पुस्तक होती थी, ये एक मतलब एक रूल बुक आप इसे कह सकते हो, एक रूल्स वाली बुक होती थी। ठीक है, कुछ संहिताएं होती थी इसमें जो कि हाथ से लिखी होती थी, हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें भिक्षुओं से रिलेटेड कुछ नियम होते थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोनेस्ट्री शब्द जो है वो कौन सी भाषा के मोनोस से बना हुआ है, और ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो अकेला रहता हो, जो ये ग्रीक भाषा का है। ठीक है, अगला है कि सामंतवाद का विकास जो है इंग्लैंड में हुआ था, कब हुआ था भाई ये, तो ये 11वीं सदी में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह का इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक है, ये कब हुआ था, यानी इंग्लैंड में कृषक विद्रोह जो था वो कब हुआ था। तो कब हुआ था भाई, ऑप्शन है 1323, 1358, 1381, इनमें से कोई नहीं, तो ये 1381 की बात है। सेंट बेनेडिक्ट जो है इनका मठ जो है वो इटली में कब स्थापित हुआ था, तो ये 529 एडी में इसको स्थापित किया गया था। और क्लूनी मठ की स्थापना बरगंडी में हुई थी, जो कब हुई थी, जो कि 910 एडी में हुई थी। ठीक है, एक ऐसा टैक्स जो राजा केवल किसानों पर वो भी कभी कभार ये लगाता था, तो इसको टैली कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भी टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, टैली, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। यानी कि मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो मंगोल जो थे वो कृषि नहीं करते थे। ठीक है, वो ज्योतिष शिल्पकारी इन कामों में भी नहीं थे, ये पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, संग्रहण करते थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या था। देखिए बर्बर जो शब्द है वो ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो गैर यूनानी थे, यानी कि जो यूनान के नहीं होते थे। थर्ड क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार जो है उसका निर्माण जो है वो क्यों किया गया था। ऑप्शन में है राज्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में किलेबंदी के लिए, या फिर जो कबीले थे उनके आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता मिली, तो इसको एक महान राष्ट्र नायक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या था, इसका प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। मंगोल कबीले के सरदारों की सभी कुरिलताई ने चंगेज खान को कौन सी उपाधि दी थी, तो ये समुद्री खान। ठीक है, समुद्री खान की उपाधि मिली थी। यायावर लोग जो थे मूल्यतः ये क्या थे, ये स्थायी निवास करने वाले लोग थे, यानी कि परमानेंट किसी जगह पे रहने वाले लोग, या ये कृषि करने वाले लोग थे। ठीक है, या ये घुमक्कड़ लोग थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है घुमक्कड़। ये घुमक्कड़ लोग थे, एक स्थान पे रहते थे, फिर दूसरे स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे, इस तरीके से एक से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट सपर चित्र बनाने वाले कलाकार जो है वो कौन है, तो ये जो द विंची जो थे इन्होंने ये चित्र बनाया था। ठीक है, गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक, देखिए इन्होंने क्या करा था, छपाई खाने का निर्माण किया था, आविष्कार किया था यहाँ पे, और इन्होंने 150 कॉपी छापी थी बाइबल की। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मार्टिन लूथर जो थे इन्होंने एक अभियान चलाया था, उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के नाम से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कोपरनिकस ने क्या सिद्ध किया था, कोपरनिकस ने ये कहा था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी और सारे ग्रह ये सभी मिलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सन है हमारा उसके चारों ओर पृथ्वी और सारे ग्रह मिलकर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, कोपरनिकस ने कहा था। तो ए ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी, तो ये कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई एक संस्था है। जेसुइट कौन थे, ये सोसाइटी ऑफ जीसस जो बनाई गई थी इसके अनुयायी होते थे जिनको जेसुइट कहा जाता था। ठीक है, ईसाई धर्म प्रचार वगैरह इस तरीके के काम होते थे इनके। मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल गया था। ऐसा कौन मानते थे, तो ऐसा मानते थे जो मानवतावादी लोग थे, उनका ऐसा विचार था। ठीक है, भिक्षुक जो मार्टिन लूथर है वो कहाँ के निवासी हैं, तो ये जर्मन है। अरबों में से किसे, अरबों ने किसको अफलातून कहा है, तो अरबों जो थे वो प्लेटो को अफलातून कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गलेलियो जो थे वो कौन थे, गलेलियो जो थे वैज्ञानिक थे और ये खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दूरबीन वगैरह का आविष्कार किया था और खगोल शास्त्र के कई सारे इन्होंने नियम वगैरह बताए थे, तो ये वैज्ञानिक हो जाएंगे।
और लास्ट चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी है, ठीक है, चीन में। और चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह जो है वो कौन सा है? हान है। निम्न में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है? देखिए, होंशु, क्यूशु और सिकुकू, ये तीनों ही जापान के प्रमुख द्वीप है, लेकिन ये जो कोशिशक्यू है ये नहीं है, ठीक है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। जापान की राजधानी कौन सी है? इसमें टोक्यो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस कर दिया एमसीक्यू, और चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और चैप्टर सारे के सारे करा दिए। आप कृपया उन्हें जरूर देख के जाना, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।